नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच 21वीं सदी में मेक इन इंडिया से बदलेगी भारत की तस्वीर, उपलब्धियां एवं चुनौती से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण निबंध की एक आदर्श प्रारूप से आप सभी को परिचित कराने वाली हूं और इसे श्री पुष्पेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आप सभी के बीच मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जाता है निबंध से संबंधित, और जिसमें सबसे बेस्ट निबंध होता है और उसको आप सभी के बीच लाए जाने से संबंधित कार्यक्रम को आरंभ किया जा रहा है। साथ में कुछ ऐसे निबंध भी आप सभी के बीच लाया जाना है जिसके माध्यम से मेरे द्वारा अवगत कराया जाएगा कि निबंध में कैसे आप और भी सुधार कर सकते हैं। उस निबंध में विद्यमान कमियों को कैसे दूर किया जाए, उसके माध्यम से आप सभी को टीच किया जाएगा। तो आइए जानते हैं आज के निबंध 21वीं सदी में मेक इन इंडिया से बदलेगी भारत की तस्वीर, उपलब्धियां और चुनौतियां। यह जो निबंध है योजना से संबंधित अल्टीमेट प्रारूप है और इस निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है। तो देखिए क्यों अधिकतम अंक प्राप्त करने की क्षमता ये निबंध रख रहा है। पहला जो इसका शुरुआत किया गया है प्रस्तावना, उसको देखिए। आज के परिवेश में आत्मनिर्भर होना ही विकास का प्रारंभिक चरण है। आवश्यकता की वस्तुओं हेतु दूसरे देशों पर निर्भरता हमें और हमारे देश को आर्थिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है। ऐसे में वस्तुओं पर मेड इन इंडिया की छाप देखकर मन गर्व से भर जाता है। अर्थात इस पहले पैराग्राफ में ही विषय से संबंधित टॉपिक को समेटा गया है। और देखिए कितना धारा प्रवाह के साथ वार्ता की शैली में इस निबंध की शुरुआत की गई है। यह देश में स्वदेशी उद्योगों के निरंतर विकास का सूचक तो होता है, साथ ही हर भारतीय को आत्मविश्वास से भरने वाला होता है। इसी आत्मविश्वास को प्रगाढ़ करने हेतु आवश्यकता कि हर वस्तु का निर्माण भारत में भारतीयों द्वारा हो, इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेशों हेतु नए क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना है। चूँकि प्राचीन काल से ही, अब यहाँ देखिए निबंध के मुख्य भाग को हिस्टोरिकल अप्रोच से उठाते हुए जो वर्तमान परिवेश है उसमें इस पाठ को सारा समायोजित किया गया है। इसमें चूँकि प्राचीन काल से ही वैश्विक व्यापार में हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, अर्थात सिंधु काल की सभ्यता से लेकर मुगल काल तक वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही। अब आप ये देखिए 3 लाइन में सिंधु घाटी अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास को लाकर मध्यकाल अर्थात मुगल काल तक लाया गया है। परंतु औपनिवेशिक युग की शोषणकारी नीतियों ने भारत की व्यापारिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, जिसके चलते देश के छोटे और कुटीर उद्योग बंद हो गए और इन क्षेत्रों के कुशल कार्मिकों ने अपने जीवन निर्वाह हेतु अन्य कार्य को करना आरंभ कर दिया। आप देखिए इस पैराग्राफ के माध्यम से मेक इन इंडिया के बैकग्राउंड को बताया गया है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है मेक इन इंडिया, अर्थात भारत की जर्जर अर्थव्यवस्था जो कि ब्रिटिश शासनकाल में हो गई थी उसको सुधारने के लिए। ठीक है, अतः स्वतंत्रता के पश्चात ही और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा उपाय उपलब्धियों को भी मुख्य भाग में शामिल किया गया। अतः स्वतंत्रता के पश्चात ही सरकारों द्वारा भारतीय औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास समय समय पर किया जाता रहा है। इसी क्रम में विदेशी निवेश को आकर्षित करने, आयातों को कम करने तथा घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इन मौलिक लक्ष्यों के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ विशेष लक्ष्यों को भी साधने का प्रयास किया गया है, जैसे मध्यम अवधि में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर में प्रति वर्ष 12 से 14% वृद्धि करना, 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी में 16 से 25% की वृद्धि करना, 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता को सुनिश्चित करना, समावेशी विकास हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के गरीबों के मध्य उचित कौशल का निर्माण करना आदि। आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि जितने फैक्ट हैं उसको क्वामा के माध्यम से उपलब्धियों को शामिल किया गया है, जो कि एक अद्भुत विश्लेषण क्षमता का परिचायक है। नेक्स्ट पैरा देखिए इनका। इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि देखने को मिल रही है। अर्थात उस कार्यक्रम की जो वर्तमान उपलब्धियां हैं उसको इसमें समेटने का प्रयास किया गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। देश में कई बड़ी कंपनियों ने अपनी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की है, जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, बल्बों, मोबाइल फ़ोन का निर्माण कर रही है। इसके अतिरिक्त फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भारत वैश्विक फार्मेसी के रूप में उभरा है। रक्षा क्षेत्र के कई उपकरणों को भी भारत में विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। अतः विनिर्माण क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों ने भारत के ब्रांड वैल्यू में वृद्धि की है तथा भारतीय युवाओं को नवीन रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अतः इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु भारत सरकार द्वारा भी कई प्रयास किए गए हैं, जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों की समय समय पर समीक्षा की जाती है। प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने हेतु कॉरपोरेट टैक्स में कमी की गई है। राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से कुशल मानव शक्ति प्रदान करने का प्रयास किया जाता रहा है। नवाचारों के प्रोत्साहन हेतु पेटेंट एवं ट्रेडमार्क पंजीकरण हेतु प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक संस्थाओं को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु औद्योगिक गलियारों व स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। बैंकिंग सुविधाओं के सुगम क्रियान्वयन हेतु दिवालिया अधिनियम तथा करों की जटिलता को दूर करने हेतु वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया है। परंतु इन सब प्रयासों के बावजूद यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम कई चुनौतियों से जूझ रहा है। जैसा कि मैं आप सभी को बताती हूँ, कितनी भी उपलब्धियाँ हो, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड चुनौतियों को भी लिखना है, जो कि इस निबंध में शामिल किया गया है। परंतु इन सब प्रयासों के बावजूद यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसकी वजह से विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति का पहिया थम सा गया है। निवेश में धीमी वृद्धि, बचत के अनुसार निवेश का कम होना, निर्माण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में लक्ष्य के अनुसार वृद्धि न होना, सेल कंपनियों के माध्यम से निवेश योजनाओं के क्रियान्वयन देरी या इसे संबंध रखने वाले प्रोजेक्टों का ठप हो जाना, उद्योगों का आकार छोटा होने के कारण उत्पादन व उत्पादकता में कमी, इनकी अतिरिक्त आधारभूत ढांचों की कमी, परिवहन सुविधाओं का वैश्विक स्तर का न होना, सुविधा संपन्न बंदरगाहों की कमी, लाल फीताशाही व भ्रष्टाचार के कारण देरी तथा अपर्याप्त नियमों व विनियमों के कारण निवेशकों को परेशानी तथा श्रम कानूनों की जटिलताओं ने उद्योगों की वृद्धि में अवरोधक का कार्य किया है। अल्टीमेट चुनौतियों को इसमें लिखा गया है और आप यहाँ देख रहे होंगे चुनौतियों को हेडिंग के माध्यम से नहीं लिखा गया है, बल्कि कॉमा के माध्यम से लिखा गया है, जिसे मैं आप सभी को कहती हूँ कि हमेशा जब भी कोई आप पाठ निबंध का लिख रहे हैं उसको आप कॉमा के माध्यम से विश्लेषण करें। ये निबंध आप सभी को यह सीख देगा कि किस प्रकार से आप एक बेस्ट निबंध लिख सकते हैं। अब देखिए इसके अगला जो पाठ है समाधान का, उसको कैसे समायोजित किया गया है। अतः इस कार्यक्रम को लागू करते हुए जो स्वर्णिम सपना देखा गया था उसे पूर्ण रूप से साकार करने हेतु अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। ठीक है, ज्ञात है कि देश में केंद्र के लगभग 44 व राज्यों के लगभग 160 कानून श्रम के संबंध में है। अतः इनके स्थान पर एक सार्वभौमिक समान श्रम कानून लाया जाना चाहिए। अर्थात अब ये आपका अप्रोच है। यदि आप शासन प्रशासन के अंग बनते हैं तो आप समाधान देंगे, तो यहाँ पे अब आपका जांच किया जा रहा है कि आपका जो वैल्यू है शासकीय और प्रशासकीय दृष्टिकोण का वो क्या है। और आप देखिए कि उस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए किस प्रकार से इसमें कॉमा के माध्यम से सारे समाधान पक्ष को रूपांकित किया गया है। अतः इनके स्थान पर एक सार्वभौमिक श्रम कानून लाया जाना चाहिए। उद्योगों हेतु भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं का निपटान त्वरित गति से किया जाना चाहिए। लक्ष्यों को समय समय पर परिस्थिति के अनुसार पुनर्निर्धारित करते रहना चाहिए तथा उनके अनुसार वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। उद्योगों को तरह तरह के प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। आधारभूत ढांचों को वैश्विक स्तर का बनाया जाना चाहिए। नवीन तकनीक व नवाचारों को अपनाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार पर रोक व क्रियान्वयन में सुधार किया जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाकर मेक इन इंडिया जैसे विशिष्ट कार्यक्रम को मजबूती प्रदान की जानी चाहिए, जो कि अल्टीमेट
सुझाव है और इस निबंध का जो विश्लेषण क्षमता है वो अल्टीमेट है। अब देखिए निष्कर्ष कितना बेस्ट अप्रोच के साथ किया गया है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बेशक हमारा देश विनिर्माण के क्षेत्र में अभी प्रारंभिक चरण में हो, परंतु हमारी धीमी शुरुआत हमारी सीमा नहीं तय कर सकती। हमने काफ़ी कुछ प्राप्त किया है और अभी बहुत कुछ प्राप्त किया जाना बाकी है, अर्थात इसमें पॉजिटिव अप्रोच को इम्प्लीमेंट किए जाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, हमने काफ़ी कुछ प्राप्त किया है और अभी बहुत कुछ प्राप्त किया जाना बाकी है। मेक इन इंडिया एक क्रांतिकारी विचार है। आप यहाँ देखिए शब्दों का अद्भुत चयन किया गया है कि मेक इन इंडिया एक क्रांतिकारी विचार है जिसने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में विकास की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया है। इसमें व्याप्त कमियों को यदि दूर कर लिया जाता है तो निश्चित ही भारत भविष्य में वैश्विक व्यापार की पूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र होगा और वैश्विक पटल पर ध्रुव तारे की भांति टिमटिमाएगा। साथियों, इस निबंध को पढ़कर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि जो मैं चाहती थी निबंध में, उस सारे पहलुओं को, सारे बिंदुओं को, उस विश्लेषण को, उस सब डिमांड को इस योजना से रिलेटेड निबंध में समायोजित किया गया है। मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, यदि आप इस प्रारूप में निबंध को लिखते हैं तो 100% है कि आप मैक्सिमम अंक प्राप्त करेंगे। और ध्यान रखिए, ये जो निबंध है यदि आप आईएएस के एग्ज़ाम में लिखते हैं तो मैक्सिमम अंक प्राप्त करेंगे। ये जो निबंध है, इस निबंध को आप यूपी पीसीएस, अपर सबऑर्डिनेट या अदर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पर सेम इसी की भांति लिखते हैं तो आप मैक्सिमम अंक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार के निबंध यदि आप आरओ एआरओ मेन एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आप मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकते हैं। कहीं से नंबर कटने की कोई संभावना इस निबंध में नहीं है, क्योंकि इस निबंध की खासियत है निबंध के समस्त पाठ को शामिल किया गया है। निबंध के समस्त आयाम को इस प्रकार से विश्लेषित किया गया है कि तथ्यों को तो प्रस्तुत किया ही गया है, साथ में विश्लेषण क्षमता इसका अद्भुत है। और पॉजिटिव जो अप्रोच है जो कि शासन प्रशासन का होता है वो टोटल इस निबंध में दिख रहा है। तो साथियों, आज इस निबंध के माध्यम से मेरे द्वारा यह अवगत कराए जाने का प्रयास किया गया कि आप सभी निबंध जब भी लिखें हेडिंग पर ज़्यादा फोकस ना करें। जो भी पैराग्राफ हो आपके ऐसे से रिलेटेड, जो कि मैं बता चुकी हूँ निबंध के क्या क्या भाग हैं, उस सारे बिंदुओं को कॉमा के माध्यम से आप लिखने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास शब्दों की कमी होती है। आप अवगत है कि यदि आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं मुख्य परीक्षा, उसमें निबंध 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है और एक आदर्श आईएएस के निबंध के लिए 1150 अर्थात 1150 वर्ड होता है। जबकि आरओ में आप जानते हैं मेन एग्ज़ाम के लिए 600 वर्ड में आपको अपने निबंध को समायोजित करना होता है। और ये कैसे आपका समायोजन होगा शब्दों में, तो साथियों सारगर्भित रूप से यदि आप निबंध को लिखते हैं तो उसमें आप अधिकतम अंक भी प्राप्त करेंगे। इस निबंध को जब मैं पढ़ी और मुझे खुद फील हुआ कि अल्टीमेट निबंध है, और इनको मैं पर्सनली व्हाट्सएप भी की कि आप अवश्य ही आईएएस की तैयारी करिए, क्योंकि आपकी लेखन क्षमता अल्टीमेट है। ठीक, तो यदि आप सभी इस निबंध को अच्छे से तैयार करते हैं, बार बार कम से कम यदि आप प्रारंभिक दौर में हैं निबंध के, तो इस निबंध को कम से कम 6 से 7 बार आप पढ़ें। ठीक, ताकि आपको पता चले निबंध कैसे लिखते हैं। बार बार मैं आप सभी को बता रही हूँ, नोट्स आप बनाइए पहले। सबसे पहले जितनी भी चुनौतियाँ हैं आप किसी भी पैराग्राफ में इसमें देखिए, सारे फैक्चुअल हैं। ये देखिए मेक इन इंडिया का यहाँ पे जो आपका ये सारे जो आयाम है टोटल के टोटल फैक्ट के आधार पर दिया गया है, जो कि आपके कॉमा के माध्यम से विश्लेषण किया गया है। मैं हमेशा कहती हूँ फ्रेंड्स, आप जो निबंध के पाठ होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, उसको तैयार करिए। जो भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं, योजना वगैरह, उसको भी आप तैयार करें। उसी के क्रम में जो चुनौतियाँ हैं, समाधान हैं, निष्कर्ष है, उसको भी तैयार करिए और लेखन क्षमता डेवलप करिए, क्योंकि इससे राइटिंग बस एक स्किल है, इसको डेवलप कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा। इसी क्रम में मैं आप सभी को बताती हूँ, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए आप सभी अवश्य योजना पत्रिका को पढ़ें, ताकि लेखन क्षमता आप डेवलप कर सकें। साथियों, लेखन क्षमता डेवलप करने के क्रम में मैं बताऊँगी, आप सभी इस निबंध को कम से कम 3 से 4 बार बहुत ही ध्यान से पढ़ें। देखें कि शुरुआत कैसे किया गया है,
मुख्य भाग में कैसे सारे उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट को रखा गया है, कैसे चुनौतियों को लिखा गया है, कैसे समाधान पक्ष को लिखा गया है, कैसे निष्कर्ष को एक पॉजिटिव अप्रोच में लिखा गया है। तो फिर से मैं एक बार कंटिन्यू इस एसे को पढ़कर आप सभी के बीच सुनाती हूँ, ताकि आप सभी एक बार रिवाइज जरूर करें इस एसे को। एसे का विषय है 21वीं सदी में मेक इन इंडिया से बदलेगी भारत की तस्वीर, उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ। आज के परिवेश में आत्मनिर्भर होना ही विकास का प्रारंभिक चरण है। आवश्यकता की वस्तुओं हेतु दूसरे देशों पर निर्भरता हमें और हमारे देश को आर्थिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है। ऐसे में वस्तुओं पर मेड इन इंडिया की छाप देखकर मन गर्व से भर जाता है। यह देश भी स्वदेशी उद्योगों के निरंतर विकास का सूचक तो होता है, साथ ही हर भारतीय को आत्मविश्वास से भरने वाला होता है। इसी आत्मविश्वास को प्रगाढ़ करने हेतु आवश्यकता की हर वस्तु का निर्माण भारत में भारतीयों द्वारा हो, इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथियों, यहाँ पे मैं रुकती हूँ, कुछ आप लोगों को सुधार बता दूँ। साथियों, जैसे यहाँ पे लिखा गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मोदी के बाद तत्काल आप जी लगाइए, ठीक है, क्योंकि आप शासन प्रशासन के अंग बनने वाले हैं, जहाँ पर माननीय मंत्री महोदय के नाम के साथ कुछ माननीय शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जी जरूर लगाइए, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेशों हेतु नए क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना है। चूँकि प्राचीन काल से ही वैश्विक व्यापार में हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, अर्थात सिंधु काल की सभ्यता से लेकर मुगल काल तक वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही, परंतु औपनिवेशिक युग की शोषणकारी नीतियों ने भारत की व्यापारिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, जिसके चलते देश के छोटे और कुटीर उद्योग बंद हो गए और इन क्षेत्रों के कुशल कार्मिकों ने अपनी जीवन निर्वाह हेतु अन्य कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया। अतः स्वतंत्रता के पश्चात ही सरकारों द्वारा भारतीय औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास समय समय पर किया जाता रहा है। इसी क्रम में विदेशी निवेश को आकर्षित करने, आयातों को कम करने तथा घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इन मौलिक लक्ष्यों के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के माध्यम कुछ विशेष लक्ष्यों को भी साधने का प्रयास किया गया, जैसे मध्यम अवधि में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर में प्रति वर्ष 12 से 14% वृद्धि करना, 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी में 16 से 25% की वृद्धि करना, 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता को सुनिश्चित करना, समावेशी विकास हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के गरीबों के मध्य उचित कौशल का निर्माण करना आदि। इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि देखने को मिल रही है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। देश में कई बड़ी कंपनियों ने अपनी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की है, जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक सामानों, बल्बों या मोबाइल फ़ोन का निर्माण कर रही है। इसके अतिरिक्त फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भारत वैश्विक फार्मेसी के रूप में उभरा है। रक्षा क्षेत्र के कई उपकरणों को भी भारत में विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। अतः विनिर्माण क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों ने भारत की ब्रांड वैल्यू में वृद्धि की है तथा भारतीय युवाओं को नवीन रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अतः इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु भारत सरकार द्वारा भी कई प्रयास किए गए, जैसे प्रत्येक विदेशी निवेश के नियमों की समय समय पर समीक्षा की जाती है, प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने हेतु कॉर्पोरेट टैक्स को कमी की गई, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से कुशल मानव शक्ति प्रदान करने का प्रयास किया जाता रहा है, नवाचारों के
प्रोत्साहन हेतु पेटेंट एवं ट्रेडमार्क पंजीकरण हेतु प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक संस्थाओं को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु औद्योगिक गलियारों व स्मार्ट सिटीज का निर्माण किया जा रहा है। बैंकिंग सुविधाओं के सुगम क्रियान्वयन हेतु दिवालिया अधिनियम तथा करों की जटिलताओं को दूर करने हेतु वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया है। परंतु इन सब प्रयासों के बावजूद यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जिनकी वजह से विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति का पहिया थम सा गया है। निवेश में धीमी वृद्धि, बचत के अनुसार निवेश का कम होना, निर्माण क्षेत्र में रोजगारों के अवसरों में लक्ष्य के अनुसार वृद्धि न होना, सेल कंपनियों के माध्यम से निवेश योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी या इससे संबंध रखने वाले प्रोजेक्टों का ठप हो जाना, उद्योगों का आकार छोटा होने के कारण उत्पादन व उत्पादकता में कमी, इनके अतिरिक्त आधारभूत ढांचों की कमी, परिवहन सुविधाओं का वैश्विक स्तर का न होना, सुविधा संपन्न बंदरगाहों की कमी, लाल फीताशाही व भ्रष्टाचार के कारण देरी तथा अपर्याप्त नियमों व विनियमों के कारण निवेशकों को परेशानी तथा श्रम कानूनों की जटिलताओं ने उद्योगों की वृद्धि में अवरोधक का कार्य किया है। अतः इस कार्यक्रम को लागू करते हुए जो स्वर्णिम सपना देखा गया था, उसे पूर्ण रूप से साकार करने हेतु अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। ज्ञात है कि देश में केंद्र के लगभग 44 व राज्यों के लगभग 160 कानून श्रम के संबंध में हैं। अतः इनके स्थान पर एक सार्वभौमिक समान श्रम कानून लाया जाना चाहिए। उद्योगों हेतु भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं का निपटान त्वरित गति से किया जाना चाहिए। लक्ष्यों को समय समय पर परिस्थिति के अनुसार पुनर्निर्धारित करते रहना चाहिए तथा उनके अनुसार वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। उद्योगों को तरह तरह के प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। आधारभूत ढांचों को वैश्विक स्तर का बनाया जाना चाहिए। नवीन तकनीक व नवाचार को अपनाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार पर रोक व क्रियान्वयन में सुधार किया जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाकर मेक इन इंडिया जैसे विशिष्ट कार्यक्रम को मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बेशक हमारा देश विनिर्माण के क्षेत्र में अभी प्रारंभिक चरण में हो, परंतु हमारी धीमी शुरुआत हमारी सीमा नहीं तय कर सकती। हमने काफ़ी कुछ प्राप्त किया है और अभी बहुत कुछ प्राप्त किया जाना बाकी है। मेक इन इंडिया एक क्रांतिकारी विचार है जिसने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में विकास की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया है। इनमें व्याप्त कमियों को यदि दूर कर दिया जाता है तो निश्चित ही भारत भविष्य में वैश्विक व्यापार की पूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र होगा और वैश्विक पटल पर ध्रुव तारे की भांति टिमटिमाएगा। तो साथियों, आज आप सभी को मैं योजना से रिलेटेड एक आदर्श निबंध के संबंध में आप सभी को परिचित कराई। साथियों, आप सभी देख रहे होंगे कि इस निबंध में फैक्ट के साथ विश्लेषण की जो क्षमता थी अद्भुत थी। आशा करती हूँ कि आप सभी भी एक बेहतर निबंध लिखने की कला को अवश्य ही डेवलप कर लेंगे। यदि आप अभी भी निबंध लिखना आरंभ नहीं किए हैं तो देरी बिल्कुल ना करें, अवश्य ही निबंध लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि निबंध आपके मात्र राइटिंग से ही सुधार होगा। जब आप लिखना आरंभ करेंगे, अपने आप ग्रेजुअली बेहतर निबंध लिखने की प्रक्रिया की ओर गतिशील होंगे। फ्रेंड्स, हर वीकेंड पर मेरे द्वारा आप सभी के बीच निबंध से संबंधित एक टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जाता है। ध्यान रखें, जब उस टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच आता है उसके बाद और संडे के दोपहर 2 बजे के पहले तक आप अपने निबंध को उपलब्ध कराएंगे। जो संडे के 2 बजे के पहले तक निर्धारित निबंध को उपलब्ध कराते हैं, उनके निबंध को जांचा जाता है, प्लस उनको बताया भी जाता है कि आपका निबंध किस प्रकार का है। तो साथियों, इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप सभी अवश्य ही निबंध लिखने की कला को डेवलप करने के लिए आज से ही अपने भीतर छिपे अपनी योग्यता को पहचानेंगे और उसे उभारने के लिए, उसे क्रियान्वित करने के लिए निबंध लिखने के भय से बाहर निकलते हुए निबंध अवश्य ही लिखेंगे। ऑल द बेस्ट।